नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास को MCQ फॉर्मेट में द एंड करने वाले हैं। इसी सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में हम पहले 2 वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं, जिनका वो छूट गया प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज इसी कड़ी में ये तीसरा वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह भारतीय सेना के इतिहास, भारतीय सिविल सर्विस यानी इंडियन सिविल सर्विस के इतिहास, और उस समय जो अंग्रेज जिस समय थे उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और साथ ही में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन क्या सब चले, उन सब विषयों पर आधारित आज का वीडियो है। अतः बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो तुरंत मिल सके। और ये वीडियो का जो हम व्याख्या करेंगे प्रश्नों का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अतः वीडियो को अंत तक देखेगा। चलिए समय न गवाते हुए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर रुख करते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन व भर्ती को लेकर कौन सी समिति बनाई गई। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1857 में, इसके बाद जो है सो भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए या भारतीय सेना को फिर से व्यवस्थित करने के लिए कौन सी समिति बनाएगी। हॉल्ट कमीशन, स्लीमन कमीशन, पील आयोग या नन ऑफ दीज। तो आपको बताऊं कि 1857 विद्रोह के बाद भारत के सैनिक मामलों पर विचार के लिए पील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने यह सिफारिश की कि देशी सेना में विभिन्न संप्रदाय व जातियों को शामिल करना चाहिए और उसको एक सामान्य नियम के रूप में हर रेजिमेंट में उनका एक रस मिश्रण होना चाहिए। मतलब कोई एक जाति नहीं रहे, सबका एक मिश्रण रहे, जिससे कि वो विद्रोह न कर पाए। अगले कुछ वर्षों में विद्रोही रेजिमेंटों को तोड़ दिया गया। रेजिमेंटों में जातियों का और अधिक सम्मिश्रण किया गया। भर्ती पंजाब पर केंद्रित रही। क्यों? क्योंकि वह विद्रोह के दौरान काफ़ी वफादार बना रहा था। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पील आयोग। अब इससे अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद करना पड़ा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बराबर पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब आरंभ हुआ, ये सब बातें। तो हमारा यह प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद करना पड़ा। तो आपको बताऊँ कि वेलेजली साहब जो आए भारत में, तो उन्होंने सभी प्रेसिडेंसियों के सिविल कर्मचारियों को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति से पहले 3 साल का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया। मतलब क्या किया कि कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहाँ पे सबको 3 साल का प्रशिक्षण लेना ही लेना है, सभी सिविल सर्विस पास इंसान को, यानी कि सब जनरली अंग्रेजी रहते थे। तो वेलेजली के इस नियम में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या डर लग गया कि सिविल कर्मचारी अभी तक तो लंदन में अपना ट्रेनिंग ग्रहण कर रहे थे, प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे, अगर कोलकाता में ग्रहण कर रहे हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज में, ऐसा ना हो कि वो यही के प्रति वफादार हो जाए, कलकत्ता यानी भारत के प्रति वफादार हो जाए, तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई अंग्रेज़ों के शासन में, साम्राज्य को स्थापित करने में, मजबूती प्रदान करने में। तो उन्होंने ये किया कि 1802 ईस्वी में इसको बंद करवा दिया। ठीक, अब ये एक जनरल भाषा विश्वविद्यालय की तरह काम करने लगा। कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज। 1805 ईस्वी में लंदन के पास ही हटफर्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया गया। 1809 ईस्वी में उसे हैलीबारी ले जाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मनोनीत प्रत्येक सदस्य को वहाँ 2 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। इससे पहले यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज में 3 साल का प्रशिक्षण, वहाँ 2 साल का। तो ये कब बंद करना पड़ा? तो ये 1802 ईस्वी में बंद करना पड़ा। पहली बार सिविल सर्विस हेतु प्रतियोगिता किस चार्टर एक्ट से शुरू हुई? ये हमारा आज का 33 नंबर प्रश्न है। 1813, 33, 1793, 1853। मतलब ये जो इंडियन सिविल सर्विस की बात कर, सिविल सर्विस वाली बात कर रहा है, तो इसके लिए प्रतियोगिता, मतलब इससे पहले तो सिफारिश पे हो जाती थी, लेकिन पहली बार प्रतियोगिता किस चार्टर एक्ट से आरंभ हुई? तो आपको बताऊँ कि इंडियन सिविल सर्विस के लिए पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट ने भर्ती की व्यवस्था में प्रतियोगिता के तत्व को जोड़ दिया, पर यह डायरेक्टरों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के बीच एक सीमित प्रतियोगिता होती थी और इसलिए स्थिति को ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। मतलब डायरेक्टर जिसको मनोनीत करता था उन्हीं लोगों के बीच एक सिंपल प्रतियोगिता करा दिया। 1853 के चार्टर एक्ट से खुली भर्ती प्रतियोगिता इंग्लैंड में चलने लगी।
क्लियर। मतलब पहली बार सिविल सर्विस की प्रतियोगिता 1833 में आरंभ हुई, लेकिन खुली भर्ती जो उसमें 1833 के चार्टर एक्ट के बाद मतलब अंग्रेज़ों का ही सिलेक्शन होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से चुने आदमी, वो लोग जिसको चुनते थे, मनोनीत करते थे, उन्हीं सब के बीच छोटी मोटी प्रतियोगिता थी 33 में। लेकिन 53 में जो है खुली भर्ती प्रतियोगिता इंग्लैंड में होने लगी। पर आपको लग रहा है कि इससे स्थिति सुधर गई, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि यह भी इंग्लैंड में ही होती थी। अतः भारतीयों के लिए कोई गौरव की बात नहीं थी। भारतीयों का सिलेक्शन समझिए कोई मतलब भारतीयों के इससे फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि ये इंग्लैंड में ही हो रही थी, भले खुली भर्ती 1853 से होने लगी। ठीक है, तो 33 नंबर प्रश्न से था कि चार्टर किस प्रतियोगिता मतलब सिविल सर्विस हेतु प्रतियोगिता किस चार्टर एक्ट से प्रारंभ हुई? तो 1833 के चार्टर एक्ट से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली बार भारत में ICS के लिए प्रतियोगी परीक्षा कहाँ व कब आयोजित की गई? तब तो आपने पढ़ लिया पिछले प्रश्न में 1853 में खुली भर्ती प्रतियोगिता इंग्लैंड में चलने लगी। लेकिन अब हमारा अगला प्रश्न है कि पहली बार भारत में इंडियन सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा कहाँ व कब आयोजित हुई? इलाहाबाद में 1922 में या इलाहाबाद में 1919 में, या नन ऑफ दीज, या बोथ, ए और बी बोथ? यह हमारा प्रश्न है। तो आपको मैं बताऊं कि 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की परीक्षा भारत में ही होनी स्वीकारी गई। समझ गए? 1919 कितना वक्त लग गया, आप सोच सकते हैं लम्हे कितने गुजर गए इस लक्ष्य को पाने में कि परीक्षा भारत में हो। तो 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत ICS की परीक्षा भारत में ही होनी स्वीकारी गई तथा पहली बार यह फरवरी 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित की गई। तो ये जो हमारा प्रश्न था इसका उत्तर ए हो जाएगा। 1919 से स्टार्ट 1919 के एक्ट से, लेकिन आयोजित हुई 1919 में नहीं, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में। इलाहाबाद जानता है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जन्मदाता था। आसान प्रश्न है, पर इसकी ये प्रश्न बार बार पूछ चुका है, तो इसका सब कुछ देखिएगा डिटेल। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, अच्छा ये ऑप्शन 2 बार लिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताऊं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय का सिद्धांत, इसके जन्मदाता थे लॉर्ड डलहौजी, यानी कि यह विलय का सिद्धांत का जन्मदाता था। इसने इसी नीति के तहत अवध, झांसी, नागपुर, सतारा हस्तगत किए। असंतोष बढ़ा, अंततः 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। मतलब किसी कारण से अपना राज्य को विलय कर लेता। अब दत्तक के पुत्र वाला मामला था झांसी का, उसके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी, भाई तुम्हारा दत्तक पुत्र उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो चलो इसको विलय कर लेते हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विलय का सिद्धांत था, इसका जन्मदाता था आपका लॉर्ड डलहौजी साहब। ये विकल्प है, आप इसको सी भी मान सकते हैं क्योंकि दोनों में एक ही है। अब इनमें से किस राजवंशों ने 1857 के आग बुझाने में महत्वपूर्ण सेवा की थी? ये हमारा प्रश्न है। यानी कि 1857 के विद्रोह में सभी राजवंशों ने साथ नहीं दिया था। अगर सभी रियासतों और पूरे आम जनों का साथ में विद्रोह होता तो शायद 1857 में अंग्रेज़ों को जाना पड़ता, लेकिन ये एकता नहीं थी। तो कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण सेवा की थी अंग्रेज़ों को आग विद्रोह को शांत करने में। तो ये लोग थे ग्वालियर, हैदराबाद दोनों, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताऊँ कि 1857 के विद्रोह में ग्वालियर व हैदराबाद दोनों ने विद्रोह की आग बुझाने में महत्वपूर्ण सेवा की थी। इसलिए भारत में जब क्या हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन के बजाय वो मतलब कि महारानी का शासन आरंभ हो गया। इसलिए भारत में जब 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी सत्ता में आई तो खुद की तरह देसी राजाओं के अधिकारों, गरिमाओं व सम्मान का ध्यान रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। और कैनिंग ने देसी राजाओं व उनके राजवंशों की समाप्ति के विरुद्ध आश्वासन दिया कि मतलब अब आपको हम कोई खतरा नहीं पहुंचाएंगे। और साथ ही में गोद लिवाई की 150 संदेह जारी की। मतलब बहुत से ऐसे रियासतें थी जो कि अपने दत्तक पुत्रों के सहारे अपना शासन चलाना चाहती थी, तो ऐसे 150 लोगों को मान्यता प्रदान किया, दत्तक उत्तराधिकारों को मान्यता दिया गया। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि आग बुझाने में 1857 के विद्रोह में सेवा दिया, तो ग्वालियर और हैदराबाद दोनों। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राजाओं और रियासतों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बड़ा अपमानजनक था। इसे एक विद्वान ने सर्वोच्चता की जंजीरें कहा, वो विद्वान थे। तो आपको बताओ कि भारतीय रियासतें जो थी उन पे क्या था कि अंग्रेज़ों का एकदम बड़ा नियंत्रण था।
ये लोग एकदम अंग्रेज़ों के नियंत्रण में एक तो ये अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे, दूसरी बात कि इनको आंतरिक शासन में करीब करीब छूट प्रदान की गई थी, पर बाहरी इनका जो विदेश नीति हो गया, जो कुछ भी होगी, उस पर महारानी का नियंत्रण था। यानी कि इंग्लैंड की महारानी का इंग्लैंड के राजवंश का नियंत्रण हुआ, तो इसी को कहा गया है, मतलब कि ये जो सर्वोच्चता की जंजीरें, यानी कि सैकल्स ऑफ पेरमॉन्टेसी, सैकल्स ऑफ पेरमॉन्टेसी, यानी कि प्रभुत्ता या सर्वोच्चता, प्रभुत्ता व सर्वोच्चता की हथकड़ी जो कहा गया है। तो ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न कि भारतीय राजाओं और रियासतों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बड़ा अपमानजनक था। इसे एक विद्वान ने सर्वोच्चता की जंजीरें कहा, यानी कि क्या कहा है, सैकल्स ऑफ पेरमॉन्टेसी। तो पेरमॉन्टेसी, तो इसका वो कौन से विद्वान ने कहा था? तो वो कहा था लॉर्ड कॉपलैंड ने। लॉर्ड कॉपलैंड जो है ऑप्शन बी, इन्होंने कहा था। क्योंकि आपको बताओ कि ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो कर्जन के पितृ सत्तावादी निरंकुशता से घृणा करते थे। कॉपलैंड ही इसे सर्वोच्चता की जंजीरें कहा है। थोड़ी ढीली इसमें तब आई जब लॉर्ड मिंटो जो है सो वायसराय बन के आया। उसने राजाओं के आंतरिक प्रभुसत्ता का सम्मान किया और उदयपुर में 1 नवंबर 1909 ईस्वी के अपने एक प्रसिद्ध भाषण में अहस्तक्षेप की नीति की घोषणा की कि हम जो है सब रियासतों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर यह बहुत ज़्यादा लागू शायद ही हो पाया। तो ये जो हमारा प्रश्न था इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉपलैंड। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किन उद्योगों में ब्रिटिश पूंजी व ब्रिटिश उद्योगपतियों का प्रभुत्व था? ये हमारा अगला प्रश्न है कि किन किन उद्योगों में ब्रिटिश पूंजीपतियों का एकदम से प्रभुत्व था, यानी कि उन्हीं की चलती थी, उन्हीं का पैसा लगा था, वही लोग इसमें लाभ कमा रहे थे, वही लोग इसमें फ़ायदा कमा रहे थे, मतलब वही सर्वे सर्वा थे। तो रेल उद्योग, जूट उद्योग, चाय उद्योग, इन सब के सब में अंग्रेज़ों की पूंजी, ब्रिटिश उद्योगपतियों का प्रभुत्व था। आपको बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक ऐसे 60 एजेंसी हाउस थे जो जूट उद्योग, कोयला खदानों व चाय बागानों पर हावी थे, तथा भारत में लगभग 75% औद्योगिक पूंजी और कुछ औद्योगिक रोजगार में लगभग आधे को नियंत्रित कर रहे थे। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसका सारे के सारे सही जवाब हो जाएंगे। अब इनलैंड एग्रीमेशन एक्ट कब पारित हुआ था? इनलैंड एग्रीमेशन एक्ट, आपको बताओ कि इस एक्ट ने प्रवासी श्रमिकों को बागान छोड़ने पर रोक लगाकर मालिकों के लिए श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर दी। मतलब इनलैंड एग्रीमेशन एक्ट के अंतर्गत यह नियम किया गया कि प्रवासी श्रमिक जो है वो बागान नहीं छोड़ सकते। चाय के बागान में तो वही रहेंगे, वो वहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो वही रहेंगे तो श्रम की नियमित आपूर्ति होगी। तो ये जो अंग्रेज मालिक सब है ये कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मजदूर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चाय उद्योग पर 1950 के दशक तक ब्रिटिश पूंजी का वर्चस्व रहा। यही हाल भारत में कोयला खदानों का था, पूर्वी भारत में। तो ये जो इनलैंड एग्रीमेशन एक्ट था, यानी कि प्रवासी भारतीयों को बाग में रहना एकदम अनिवार्य कर दिया था, वो नहीं छोड़ सकते थे अपने मालिक के बाग को, बागानों को। तो ये 1859 में पारित हुआ था। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 40 नंबर प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना कब हुई? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जो हुई थी वो 1876 में हुई थी। आपको बता दूं कि बंगाली बुद्धिजीवी महेंद्र लाल सरकार ने वैज्ञानिक शिक्षा हेतु 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की नींव रखी थी। यह उसी कड़ी में बढ़ता हुआ कदम था जिस कड़ी में राजा राम मोहन राय ने शिक्षा व्यवस्था में पश्चिमी विज्ञानों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की थी, और कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का क्या किया था, विरोध करते हुए गवर्नर जनरल को एक ज्ञापन भी भेजा था। तो इसका उत्तर 1876 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना और उसके स्थापना वर्ष से सही मिलान का चयन करें। तो संस्थाओं की स्थापना और उसका वर्ष दिया हुआ है। तो 1861 में बनारस डिबेटिंग क्लब, बिल्कुल सही, 1861 में बनारस डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। ये सब मतलब कि भारतीय जो पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और धीरे धीरे जो है सो वैज्ञानिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे, तो मतलब भारतीय लोग प्रगति कर रहे थे, तो उस दिशा में कई सारे संगठन स्थापित थे। जैसे कि पहले 1876 में महेंद्र लाल सरकार द्वारा ये इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये अगला जो है ये उसी कड़ी में है कि 1861 में बनारस डिबेटिंग क्लब
डिबेटिंग क्लब स्थापित हुआ। 1864 में अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई, यह सर सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी। 1868 ईस्वी में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। यानी कि यहाँ पे सभी के सभी सही हैं। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर रुख करें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कब बंगाल की खाड़ी के सागर द्वीप में शिशु बलि के धार्मिक प्रथा पर रोक लगा दी? है हमारा अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कब बंगाल की खाड़ी के सागर द्वीप में शिशु बलि यानी कि शिशुओं को, बच्चों को बलि चढ़ा दिया जाता था, काट के चढ़ाया जाता था, इस धार्मिक प्रथा पर रोक लगाई थी? 1801, 1793, 1802 या 1803 में। तो आपको बताओ कि ये जो प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने, ये 1803 ईस्वी में किया था। इसके बारे में आपको डिटेल दूँ कि यह अनुष्ठान भले ही इसके बाद रुक गया, पर पश्चिमी और उत्तरी भारत में नन्ही बालिकाओं की हत्या होती रही। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में क्या होता था कि उच्च वर्गों में अनुलोम विवाह का चलन था, यानी कि उच्च वर्गों में ही ये मतलब कि जो लड़की के पिता होते थे तो उस लड़की की शादी को बहुत बड़े उसी जाति के बड़े वर्गों में करने का सिस्टम था और उसके लिए उनको दहेज देना पड़ता था, अनुलोम विवाह था ये। तो इस चक्कर में क्या करते थे, बच्चियों की जन्म लेते ही हत्या करते थे। बड़ी जघन्य प्रथा थी, शर्मनाक प्रथा थी। आज भी मतलब लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है, ये बड़ी ही अपमानजनक व चिंताजनक बात है। जबकि लड़का व लड़की किसी भी दिशा से एक दूसरे से कम नहीं है, बल्कि दोनों बराबर है। दोनों वो काम कर सकते हैं जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकते हैं। सारे के सारे काम, भले लड़का अगर प्लेन चला सकता है लड़की भी प्लेन चला सकती है। लड़का अगर यूपीएससी कर सकता है तो लड़की भी टॉप करती है। लड़का अगर जेआरएफ करता है तो लड़की भी करती है। मतलब भारत का या दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो लड़का लड़की में कोई भेदभाव करता है। तो ये जो जिनकी सोच है इनसे ऊपर उठे, लड़का लड़की सभी समान है, इस सोच को माने और शिक्षित है तो वाकई में अपने विचारों में भी शिक्षा दिखाइए। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा महिलाओं से रिलेटेड कि विधवा पुनर्विवाह संगठन विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता दूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। बड़ा महत्वपूर्ण रूप से बार पूछता है। और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में आंदोलन का आरंभ किया था किसने? वीरे सलिंगम पांटेलु ने किया था। 1878 ईस्वी में इन्होंने एक समाज सुधार संगठन की स्थापना की थी और इसी कड़ी में 1891 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन यानी विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना हुई थी। पर यह बात अलग है, 1891 तक ये लोग जो इतना दक्षिण भारत में प्रयास किया तो मात्र 3 ही विधवाओं का विवाह हो चुका था और पूरे 3 ही विधवाओं का विवाह हुआ था और पूरे 19वीं सदी में मात्र 38 विधवाओं का विवाह हुआ, जबकि 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पारित हो चुका था। और इसी में एक और चीज़ जोड़ दूँ कि 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। तो यानी कि जो भी कानून लागू हो जाए पर वास्तविक स्तर पर लागू होने पर समाज में इसका कितना पालन होता था, इसमें हम लोग बहुत पिछड़े रहते थे। लेकिन कम से कम कानून भी तो लागू हो रहा था महिलाओं के लिए। इतना संघर्ष करने के बाद धीरे धीरे तो सुधार होना ही है। किस पुलिस आयोग ने पुलिस बल में अफसरों के पद पर शिक्षित भारतवासियों की नियुक्ति का प्रावधान किया? ये आपका पिछले वीडियो का होमवर्क था, जिसे मैंने कहा था आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जो इतिहास के ग्रुप उसमें शेयर कीजिए और इस प्रश्न का हमको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 44 नंबर प्रश्न का। तो ये हमारा प्रश्न है कि किस पुलिस आयोग ने पुलिस बल में अफसरों के पद पर शिक्षित भारतवासियों की नियुक्ति का प्रावधान किया? लेकिन पद क्रम में वही रोक दिए जाते थे जहाँ यूरोपीय अधिकारियों का जीवन वृत्त आरंभ होता था। यानी कि वही वाला डायलॉग आप लोगों को याद होगा कि इन लोगों का स्ट्रगल वही शुरू होता है जहाँ से हम लोगों का मतलब सक्सेस शुरू होता है। वो जो फिल्मी दुनिया में नेपोटिज्म की बात हुई थी तो वहाँ पे ये बात चली थी, कौन सा कहाँ पर, ये आप लोगों को याद होगा। वैसे मैं इससे ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। तो यानी यही कह रहा है कि भारतीय पुलिस वालों का जो सिलेक्शन होता था, यहाँ से शिक्षित भारतवासियों का नियुक्ति का प्रावधान किया गया एक पुलिस आयोग में। ये हमारा प्रश्न है, किस पुलिस आयोग में? लेकिन ये भी इसके साथ विडम्बना थी कि ये जो शिक्षित भारतवासियों का सिलेक्शन वहाँ पर किया जाता था जहाँ से बड़े बड़े भारतीय यूरोपीय अधिकारी थे, उनका आरंभ किया जाता था। उनका जीवन का आरंभ जहाँ पर होता था, ये वहाँ पर
ये लोग जो है सो प्रमोशन के बाद इंडियन लोग पहुंचते थे, तो ये बड़ी विडम्बना है। तो ये जो पुलिस आयोग होगा ये जो पुलिस आयोग है ये आपको मैं बता, ये 1902 ईस्वी का पुलिस आयोग है। और जो हमारा आज का प्रश्न है, ये जो आज का आपका होमवर्क है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और या तो आप और फेसबुक व्हाट्सएप जो हिस्ट्री ग्रुप है उसमें शेयर करना है। अगर आप जनरली सामान्यतः इसे जानते हैं तो डायरेक्टली इसे कमेंट में लिख दे। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर ABCD जो आपको सही लगता है वो आप लिख दे। अगले वीडियो में मैं इसका सही उत्तर आपको बताऊंगा। तो ब्रिटेन में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1843, 41, 1820 या 1793 ईस्वी? ये आपका प्रश्न है। तो ये आज के लिए आपका प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस तरह से हमारा ये आज का वीडियो ये करें यहाँ पे समाप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है था ये। IAS प्री, नेट, JRF या विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं सबके लिए समान रूप से उपयोगी था। इसी तरह हमने प्राचीन भारत पर भी संपूर्ण एंशियंट हिस्ट्री को भी MCQ फॉर्मेट में दर्ज करने का बेड़ा उठाया है। ये भी इतने ही शानदार है जितना मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज है। दोनों आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ जाइए और लाभ उठाइए। खूब अच्छे से पढ़िए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हम जो प्रश्न लाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो हम व्याख्या करते हैं उससे भी कई सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे। तो व्याख्या सबको एकदम ध्यान से सुना कीजिए, खुद का नोट्स बना कीजिए। सफलता निश्चित है, खुद पे यकीन रखिए और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में मिल सके। धन्यवाद।